हाँ जी। तो सभी आरएस के सीरियस एस्पिरेंट का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं आरएस के। और आरएस के पीवाईक्यू सॉल्व करते करते हमने पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे। इसमें हमने पॉल साइंस के पीवाईक्यूज़ में हमने संविधान सभा के कर लिए थे। संविधान सभा के बाद हमने संविधान संशोधन कर लिए थे। संविधान संशोधन के बाद हमने प्रस्तावना, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसके बाद हम करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड एंड बीइंग एन serious aspirants being a serious aspirant, it's your duty to value your time, because time is money for you. It may not for others, but for you it is a treasure. तो दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन कर लिए थे, उनको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर सोचिए। आपके पास 3 सेकंड है। 3, 2, 1। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसका आंसर बताइए क्या है। कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ठीक है, सदस्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसके सदस्य में AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन ये रहे हैं। ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि इस क्वेश्चन के पीछे की जो कहानी थी, जो हम आपको अभी सुनाएंगे, उससे समझ में आएगा ये क्वेश्चन सिर्फ फैक्चुअल नहीं था। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनमें नाम आने थे, वो आपको याद हो जाते हैं अगर आपने वो कहानी सुनी होती है, आपके टीचर ने वो कहानी सुनाई होती। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस आपसे फीस लेनी है, वो ले चुके हैं। उसके बाद आप का सिलेक्शन हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कार खरीद लेंगे, वो अपनी अपनी लग्जरियस लाइफ जिएंगे, आपसे उन्हें धेले भर का मतलब नहीं। चलो छोड़ो, ये व्यक्तिगत बात है। समझदार हो आप, आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको समझाने की ज़रूरत थोड़ी इन चीज़ों की। तो बात है 1975 की इमरजेंसी की। ठीक है, होता क्या है कि 1975 में लगी हुई थी इमरजेंसी। सरकार चाहती थी कि संविधान में कुछ बड़े बदलाव किए जाएं। फिर उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, एक समिति बना दी, और समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्ण सिंह साहब जी थे, इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष ये रहे होंगे तो सदस्य भी रहे होंगे ना। तो सदस्य की हम जब बात करते हैं तो समिति के अन्य जो सदस्य थे उनके बारे में हम बताते हैं। AR अंतुले जो जो यहाँ पे AR अंतुले हैं, इनकी कहानी क्या थी कि ये इस समिति के बाद बनते हैं, इस समिति के बाद ये बनते हैं महाराष्ट्र के CM। समझे क्या राजनीति में क्या पुरस्कार दिए जाते हैं। SS रे ये इससे पहले वेस्ट बंगाल के CM रह चुके थे, और इमरजेंसी लगाने की जो कानूनी सलाह जिन लोगों ने दी थी उनमें इनका नाम आता है। हरिदेव जोशी ये राजस्थान से जुड़े नेता थे और मुख्यमंत्री ये रहे हैं। तो इनका स्वर्ण सिंह समिति से कोई मतलब नहीं है, ये अपने राजस्थान से संबंधित हैं। और CM स्टीफन जो हैं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बाद में इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बने। ठीक है, देखिए स्वर्ण सिंह समिति की जो बात हम करें तो स्वर्ण सिंह समिति क्या क्या था। इसकी कहानी ऐसी है कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसने जोड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या जोड़ी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ेंगे तो फिर कहाँ, ये जोड़ने का काम तो अपनी पार्लियामेंट है, बट इसकी इन्होंने क्या की, रिकमेंडेशन की। और इस विचार को पार्लियामेंट ने अपनाया।
दूसरा अपनाते हुए इन्होंने क्या किया, बाद में संविधान में कौन सा पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट ये जुड़ गया, आर्टिकल 51A आर्टिकल जुड़ गया। ये दो बड़े संविधान में बदलाव इनकी रिकमेंडेशन से हुए। दूसरी इन्होंने बात की कि जो न्यायपालिका है इसकी शक्ति में क्या होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। जो जुडिशरी है इसकी जो पावर है इसमें क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। समिति चाहती थी कि संसद जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली बने। क्या चाहती थी भाई, कि संसद पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल हो और जुडिशरी कमज़ोर हो। हालांकि इनकी सारी सिफारिश फिर बाद में मानी नहीं गई, और इस समय से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी। तो चलो इम्पोर्टेंट डाटा आप मुझे बताइए। समिति के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह, गठन 1976, अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह। सबसे प्रसिद्ध सिफारिश अगर कोई कहेंगे तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है, ओके। संविधान में कौन सा संविधान संशोधन है जो जोड़ा गया, 42वां मोस्ट फेमस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया। वर्ष 1976, जो ये होगा वो ये होगा। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 51A। भाग कौन सा जोड़ा गया, 4A। तो ठीक है दोस्तों, तो कहानी ऐसी थी और ये चीज़ें इसमें जुड़ी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, उसका जवाब दीजिए, फिर इसकी कहानी सुनाएंगे आपको। अगर स्वर्ण सिंह के लिए अगर हम कोई ट्रिक बनाना चाहें तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे। हम कह सकते हैं कि स्वर्ण सिंह को क्या बोल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण सिंह को हम बोल देंगे कर्तव्य सिंह। क्या बोल देंगे, तो स्वर्ण सिंह को याद ऐसे रखिए, स्वर्ण सिंह क्या थे, कर्तव्य सिंह। तो आपको याद हो जाएगा कि भाई जैसे आपके दिमाग में स्वर्ण की समिति आए तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए, ये दिमाग में फीड कर लो। चीज़ें जो रटने वाली है वो ये रटनी ही पड़ेंगी आपको, कि 1976 याद आना चाहिए, इमरजेंसी याद आनी चाहिए, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद आना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद आनी चाहिए, और याद आना चाहिए आपको आर्टिकल 51। ओके, ये स्लाइड की सारी चीज़ आपको याद आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो सोचिए इसका आंसर क्या है, 3, 2, 1। तो देखिए ये कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, 1976। और इसकी पूरी कहानी आपको थोड़ा और सुना देते हैं ताकि और याद हो जाए। देखिए समय था 1949। क्या हुआ 1949 में, हमारा क्या हुआ, संविधान बना। उस समय इसमें मौलिक अधिकार तो थे, लेकिन डीपीएसपी जोड़े हुए थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, डीपीएसपी थी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं जोड़ी हुई थी नहीं उस समय। समय बीता, 1975 आया, 1975 में आपातकाल लगा, और आपातकाल उस लगने के बाद उस समय सरकार को लगा कि भाई नागरिक अपने जो अधिकार हैं, तो नागरिक अपने अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी फॉलो करते हैं, मतलब ये क्या इनके इनको एहसास है कि इनकी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए 1975 के बाद स्वर्ण सिंह समिति बनती है 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि भाई देखो संविधान में फंडामेंटल राइट तो जोड़े जाने चाहिए, बात तो सही है, ठीक है। तो सरकार ने इस सुझाव को क्या किया, स्वीकार किया, और इसकी रिकमेंडेशन में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या हुआ, संविधान में क्या जोड़ा गया, भाग 4A प्लस अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 51A।
और उस समय जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब बात आती है 2002 की। 2002 में क्या हुआ, एक 86वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। और इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, वो था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना किनका कर्तव्य है, पेरेंट्स का। तो अगर वो बच्चे, आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको 6 से 14 तक एजुकेशन दी है, वो उनका कर्तव्य था। कुछ पेरेंट्स इसको बताते हैं कि तुम्हें पढ़ा लिखा के भाई बड़ा कर दिया, तो 6 से 14 तक उनकी ड्यूटी थी कि वो ये फॉलो करें, प्लस राज्य की ड्यूटी भी थी अनिवार्य शिक्षा के तहत। तो इस प्रकार हमारे पास एक और फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ती है और हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई 11+1, 10+1 11, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने वाले ये है कि स्वर्ण स्वर्ण सिंह को अपन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कर्तव्य सिंह। और 1976 में इन्होंने स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, 1976 में हुआ। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 51A। भाग कौन सा जोड़ा गया, 4A। जिस समय जोड़े गए थे उस समय कितने कर्तव्य थे, 10, करेक्ट। बाद में अब प्रेजेंट में कितने, 11। अच्छा, मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो इसका आर्टिकल थोड़ा बता दो, पार्ट और आर्टिकल बता दो साथ साथ। पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। डीपीएसपी पढ़े तो साथ से ये भी निपटा देते हैं यहाँ पे, पार्ट 4 और आर्टिकल 36 to 51। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे ही हैं तो यहाँ पे 4A जोड़ दिया गया और आर्टिकल 51A, ठीक है। और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्वर्ण सिंह और 10-11 याद हुआ। तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या मौलिक कर्तव्य शुरू से संविधान में थे, नहीं थे। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, स्वर्ण सिंह, हाँ कर्तव्य सिंह। किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, ठीक है 42वां संविधान संशोधन। देखिए, कई बार आरपीएससी यूपीएससी ने इस क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा, इसलिए हमने इसको सफिशियंट टाइम दिया है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। कई बार आर्टिकल पूछ लिया तो कई बार भाग पूछ लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज में डीपीएसपी वाला भाग दे दिया और डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट वाला भाग दे दिया। ऐसे क्रॉस चेंज करते हुए वो आप पे एग्जामिनेशन लेते हैं। आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए एस्पिरेंट्स, क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने एवं संरक्षण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, मतलब किस आर्टिकल में है ये फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए चीज है तीसरे में। फंडामेंटल ड्यूटी का जो इतिहास है हम पहले क्वेश्चन में बता दिए, 1976 और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये सब इससे अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। अब इनका हम क्रम याद करते हैं। देखिए 42 में आर्टिकल 51A जोड़ा गया, करेक्ट। तो इसमें क्या था, संविधान ए के बाद 51A, 51A सब क्लॉज ए। इसमें पहले था, सबसे पहले जो आता है वो है कि हम क्या करेंगे, भाई हम भारत की संविधान की क्या करेंगे, पालना करेंगे। पहली बात तो आप सोचिए, आप ये सोचिए इस लिस्ट से कि आपको कितने संविधान के, अपने जो संविधान में हमें मूल कर्तव्य हैं हमारे, कितनों को हम पालना करते हैं। पहला, सबसे पहला है कि हम संविधान की पालना, संविधान की क्या करेंगे भाई, हम पालना करेंगे, ओके। दूसरा है ध्वज व राष्ट्रगान। ध्वज व राष्ट्रगान की क्या करेंगे, इनका भी सम्मान करेंगे। इसको संविधान की पालना करेंगे, ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। 51A सब क्लॉज ए में के बाद आता है सब क्लॉज बी। इसमें है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का क्या करेंगे, पालना करेंगे।
स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। ठीक है। इसके बाद आता है सी। सी में हमारी ई, सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटेग्रिटी। ठीक। इनका क्या करेंगे? इनकी धज्जियां उड़ाएंगे? नहीं, ये नहीं करना भाई। आपका ड्यूटी बनती है कि आप प्रभुता बनाए रखें, एकता बनाए रखें, आप अखंडता बनाए रखें, और इसे अक्षुण्ण रखना है। मतलब बनाए रखने के साथ साथ कभी बाद में टूटनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचिए कितना आप करते हैं। सी के बाद अब हम आते हैं डी पे। देखिए, ये कहानी याद हुई आपको? हम संविधान का पालना करेंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों को पालना करेंगे, प्रभुता एकता अखंडता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। मेरे साथ बोलते रहिए ताकि आपको याद हो। ए में कॉन्स्टिट्यूशन, बी में फ्रीडम स्ट्रगल, सी में कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए, इसकी कहानी 42 की 4A भाग 4A क्या होने, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले वीडियो में आपको क्लियर कर चुके हैं। तो इसी के साथ साथ हम करते हैं सी के बाद डी पे चलते हैं। एक तो हम क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे, और आवश्यकता पड़ने में राष्ट्र की सेवा भी देने की जरूरत पड़ी तो सेवा भी देंगे। अगर आपको जरूरत पड़ी आर्मी में भर्ती होने की तो आपको जाना पड़ेगा। ये पड़ेगा नहीं, आपको जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। फिर ई पे आता है भाईचारा। कि भारतीय संविधान जो भारतीयों में जो भाईचारा है उसको बढ़ाएंगे। और किन का सम्मान करेंगे? महिलाओं का सम्मान करेंगे। करते हैं क्या हम ये काम? और इनके विरुद्ध, इनके सम्मान के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं हैं, चाहे वो डायन प्रथा हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, उनका क्या करेंगे? त्याग करेंगे। कितने करते हैं आप में से? महिलाओं के सम्मान के विरोध में जो प्रथाएं चल रही हैं, उनमें से कितनी प्रथाओं को आप सम्मान करते हैं और कितनों को बढ़ावा देते हैं? और आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट दो, हमें फंडामेंटल राइट दो, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छी बात है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रोटी मिल जाती है क्या? कोई चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं होती इस दुनिया में। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये मतलब इसकी वजह से आपको पनिशमेंट नहीं कर सकते भाई, आपने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई। लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको फॉलो भी नहीं करो। पर क्यों, हम भारतीय हैं, हमें तो नियम तोड़ने में मजा आता है ना। नहीं, ऐसे इंसान नहीं बनना चाहिए, गलत बात। अब ई के बाद आता है एफ। हम भारत की जो समन्वित संस्कृति है, समन्वित संस्कृति, क्योंकि हमारे विविधता है, उस संस्कृति की क्या करेंगे हम? संरक्षण करेंगे उसको। गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करेंगे। गॉट इट? जी पे आता है हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जीव जंतुओं के प्रति दया रखेंगे। पर्यावरण की रक्षा और जीव जंतुओं के प्रति दया। एलिफेंट वाला याद है केस? की किसी ने उसको लास्ट ईयर, एक एलिफेंट थी जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, उसको किसी ने बारूद खिला दिया था, वो बेचारी खड़ी खड़ी मर गई। ये हमारा इंसानी फेस है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग, पर ऐसी जब बातें होती हैं बीच बीच समाज में तो वो हमें हमारी मानवता पे क्वेश्चन खड़ा करता है कि सच में हम मानव है? क्यों? मानव होता है वो संवेदनशील होता है, सहनशील होता है, विवेकवान विवेकशील होता है। अरे ये गुण नहीं है तो फिर मानव होने में आप मानव हैं या नहीं, इस बात पे डाउट है। एच पे क्या आता है? भाई हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। मानवतावाद और सुधार की संभावना जहाँ भी है का विकास करेंगे। क्या हम अपने आप में कुछ सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं?
नहीं जी नहीं, हमें कौन सुधार तो दूसरों में करना है, हमें थोड़ी करना है, हम तो परफेक्ट है। अब आता है आई। आई में है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति, उसकी क्या करेंगे हम? तोड़ेंगे। ये तो जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ते हैं। आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहे और आप और कुछ भी मांग रहे हैं, तो फिर वो जायज़ तरीका नहीं है मांगने का। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है हमें भाई, और हिंसा से दूर रहना है। क्या रहना है? दूर, कोसों दूर। जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक तो व्यक्तिगत और सामूहिक, कुछ भी जो काम है जो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, उसमें हम बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और ये जो लास्ट हुआ 11वां है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन, ये आपको बताया कौन से आर्टिकल, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जुड़ा है? 86, 2002। ये माता पिता का और अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। तो आप देख लीजिएगा कितनी ड्यूटीज आप निभाते हैं और फंडामेंटल राइट के लिए आप कितना उछलते हैं। क्या जितने ड्यूटी निभा रहे हैं, क्या आप उतने उछल रहे हैं? ये ड्यूटी आप ऐसे और फंडामेंटल राइट ऐसे। ठीक है, सोचिएगा और नहीं। तो देखिए, एक बार आपको दोबारा ये ड्यूटीज याद करा देते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक नागरिक है, वो सुबह सुबह उठा है और वो सोचता है कि आज सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं संविधान और तिरंगा और राष्ट्रगान का क्या करूंगा, सम्मान करूंगा। ठीक है। फिर कहता है कि अब मैं यार ये स्वतंत्रता सेनानी है ना, इनके आदर्शों पे चलूंगा। अब उठ तो गया हूँ मैं, अब मुझे आज का दिन बिताना है, तो मैं इनके आदर्शों पे चलूंगा। फिर इसके बाद उसने देखा कि हमारे देश, उसको दिमाग में आया कि यार हमें हमारे देश की जो प्रभुता है, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, मैं वो करूंगा। और जरूरत पड़ी तो मैं देश की रक्षा के लिए सेना में भी जाऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, सेना में चला गया। फिर उसके बाद आता है कि मैं अपने देश की में जो सबके साथ जो है भाईचारा रखूंगा और महिलाओं का सम्मान करूंगा। फिर उसके बाद कि मैं यहाँ भारत की संस्कृति को बचा कर रखूंगा। इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर। साथ ही में संस्कृति ही नहीं, साथ साथ हम करेंगे पर्यावरण, जीव जंतुओं की भी रक्षा करेंगे। ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचूंगा। ओके। उससे पहले मैं रखूंगा अपने जो वैज्ञानिक सोच रखूंगा और अंधविश्वास नहीं मानूंगा। ठीक है, अंधविश्वासों से दूर रहूंगा। ये आपकी ड्यूटी है। आपका ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप ना रखो और अंधविश्वास में डूबे रहो, तो सरकार आपको जगाने नहीं आएगी। जागना आपको खुद को पड़ेगा। ड्यूटीज आदमी खुद निभाता है, आपको उसके बदले में कुछ मतलब इकोनॉमिकली मिल नहीं रहा, तो इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। आदमी ड्यूटी वही निभाता है जिसके बदले में उसको कुछ पेमेंट होता है। लेकिन आप सोचिए, इसके बदले में आपको सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या मिल रही है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू यू। अपन क्योंकि हमारे संविधान में कहते हैं लचीला है, थोड़ा नागरिकों को, थोड़ी नागरिकों को रियायत होती है, तो उसी तरह ये फंडामेंटल ड्यूटीज को आप ना भी फॉलो करो तो पनिशमेंट नहीं मिलती। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, नहीं पहुंचाएंगे भाई साहब। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट करने, जहाँ भी वो काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर अब उसके बच्चे हो गए तो कहेगा भाई अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाऊंगा। तो समझ में आया, एक आदमी उठा सुबह मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक ये चीज़ें करेगा। फिर कल से दोबारा वो शेड्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपकी याद होगी होंगी, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस आ गए हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए PYQs में, हम उनको निपटाएंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में भी। तो हमारा टारगेट है कि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। आप प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे। तो पी कहाँ गया इसका? चलो हम लगा देते हैं।
प्रेसिडेंट। ठीक है, पढ़िए 2024 का क्वेश्चन था, थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका आंसर सोचिए। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनके जो चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है गलत है, हो सकता है बच्चा ने सही है पढ़ा हो जल्दीबाजी में, और जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख के पहले तो घबरा जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसमें गलत करने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। तो देखिए, कहानी आपको सुनाई जाती है। देखिए, ऑप्शन इसका डी है, लेकिन पूरी कहानी सुन लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इनका जो चुनाव है, ये पहली बात तो ये है कि ये जो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती इसको, पहली बात। दूसरी बात, केवल एमपीज नहीं चुनते, ओनली एमपीज नहीं चुनते, बल्कि एक क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलर्स, मतलब निर्वाचन मंडल। अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं भाई निर्वाचन मंडल में, देखते हैं। देखिए, इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरे होते हैं राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। तीसरे इसमें होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, और दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके क्या हुए, इनके भी इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर सब में कॉमन है। ठीक है, तो हम ऑप्शन 1 देखते हैं क्या है इसका, कि राज्यों की विधानसभा और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे 2 राज्य हैं यूटी। कौन कौन से? एक तो अपना दिल्ली और एक पुडुचेरी, और के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, करेक्ट। अब चलते हैं अपन दूसरी बात पे। देखिए, अब ये तो हो गया कौन चुनता है। अब प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है ये सुनिए। कैसे होता है इसमें आप जाएंगे तो देखिए, सीधा ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपको लिस्ट मिली और आप जाके चुनाव वोट डाला है, नहीं, इसका थोड़ा हल्का सा टेक्निकल है। साधारण बहुमत नहीं होता इसमें, कि भाई साधारण बहुमत हो गया, गलत। इसमें होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। मतलब एक लिस्ट होती है और उसमें आपको जो एमपीस एमएलए जो होते हैं, इनको भरनी पड़ती है चॉइस। ठीक है, प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है, प्रेफरेंसेस। जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे प्रेफरेंसेस बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता होगा कि भाई एमएलए एमपीस जो हैं, इनके सबकी वैल्यू बराबर होती है, वोट वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, वोट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है कि पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा निकलता कैसे है ना, और ज़्यादातर बच्चों पे मिस्टेक यहीं पे होती है। देखिए, एमएलए का जो वोट वैल्यू होती है वो होती है स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय निर्वाचित विधान विधायकों की संख्या, इलेक्टेड एमएलएस, ठीक है, इंटू 1000। वॉट इट, अपने जो ऑप्शन डी में है, वो दे रखा है 100। ठीक है, क्यों? यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब देखिए, ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का जो मूल्य है 1971
की जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक 2026 की के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। ये भी करेक्ट है। हम बताएंगे किस आर्टिकल संशोधन में इस बारे में बात हुई। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एसटीपी, जो हम आपको बताए थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से। इससे मतलब ये है कि अगर फर्स्ट चॉइस वाले को प्रेसिडेंट नहीं बना पाए तो उसके सारे वोट स्विच हो जाएंगे सेकंड वाले के पास। ऐसे ट्रांसफर होता है। के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। करेक्ट। तो ये ऑप्शन भी सही है के अनुसार होता है। किसी राज्य के एमएलए की बात हो रही है। विधायक के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उतने मत होंगे जितने की 100 के गुणित, मतलब 100 से गुणा कर उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या, मतलब राज्य की जनसंख्या में इलेक्टेड मेंबरों की संख्या का 100 से गुणा करके भाग दिया जाए तो उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो आए, मतलब पॉपुलेशन स्टेट की बटे इलेक्टेड एमएलए मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन ये 100 नहीं होता, ये होता है 1000। यहाँ पे ट्रैप था बस, और इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। तो ये पूरी एक तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी पद्धति है, उस पर क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना जरूरी है। और इससे संबंधित और चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए, तो अब है कि क्या एक एक को हमने सही माना कि भाई क्यों ये सही है, इसकी वजह बताते हैं कि भाई राज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में क्या बात होती है। तो देखो, निर्वाचन मंडल जो है, हमने बताया कि जनता इसके लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं ये, इसमें एक ट्रैप होता है, कई बार मनोनीत लिख देते हैं। देखिए, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं देते। तो यहाँ पे सारे इलेक्टोरल थे तो सारा ठीक था। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसमें कह रहे हैं कि 1979 से 2021 2026 में जो डाटा आएगा उससे हम अपडेट करेंगे। तो ये बात हुई थी 84वें संविधान संशोधन 2001 और 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये वाली बात कही जा चुकी है कि भाई जो वोट वैल्यू है वो 1979 के जो जनगणना के आधार पर रहेगी, और जब 2026 का जो डाटा आ जाएगा उसके बाद ही ये चेंज होगा, या फिर मतलब तब तक इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाएंगे 2026 के, तब तक यही रहेगी। करेक्ट। अब सी क्यों सही है, सी के बारे में हम आपको बताएं कि इसमें तीन चीजें आप याद रखना, एसटीपी और पीआरएस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। एक चीज और थी, इसमें गुप्त मतदान होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। मतलब चुनाव में जो बैलेट डाले जाते हैं उसमें ये नहीं पता चलता किसने किसको प्रेफरेंस क्या दी है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है इससे संबंधित, एक तो रखना है आर्टिकल 54, इसमें इलेक्शन है। ठीक है। दूसरा रखना है आपको आर्टिकल 55, इसमें है, आर्टिकल 55 में हम बात करेंगे कि चुनाव की पद्धति कैसी होगी। ठीक है। हमने एसटीबी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात की। सीक्रेट बैलेट होता है। ठीक है। एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो होती है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर मल्टीप्लाई बाई 100,000। और एमपी की वोट वैल्यू जो होती है वो होती है एमएलए की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाई इलेक्टेड एमपीज। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। आपको 3S याद रखने हैं, एक है एसटीबी, एक सीक्रेट बैलेट, और एक रखना है स्टेट प्लस पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स का इलेक्टोरल कॉलेज। व्हाट इट। सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए।
इसका आंसर बताइए। एस्पिरेंट क्या है इसका सही आंसर? भारत के संविधान अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य यूनियन यूटीज के क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपका बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा घर है, और उसके कुछ हिस्से इतने छोटे हैं और इतने दूर है, मान लीजिए कि जिन पे हर छोटी छोटी चीज के लिए सब नियम कानून बनाना एक ऑफिशियल वे में पॉसिबल नहीं है। जैसे संसद, ये घर आपका देश है, इसमें कुछ हिस्सों का संसद छोटे छोटे बार बार उनके लिए नियम कानून बनाए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो संविधान ने क्या कहा कि संविधान ने कहा कि भाई देखो राष्ट्रपति जी, आप एक काम करिए कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनका आप सीधा नियम बना दीजिए। आपको हम पावर देते हैं, आप बना सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? 240 के तहत। 240 में डिफरेंट डिफरेंट सब क्लॉज के तहत आपको दिए। तो 241 का क्या में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर बना सकते हैं, करेक्ट। लक्षद्वीप की बात करें, हाँ लक्षद्वीप के अंदर भी बना सकते हैं, करेक्ट। और घर जो है इसमें बना सकते हैं, ये किसके लिए? दमन द्वीप में, दादरा व नगर हवेली है ना, इसके लिए। लेकिन जो 240 वन की है, इसमें थोड़ा पेच है। अब वो पेच समझते हैं, देखिए क्या है, और इसका आंसर भी यही है। वो पेच ये है कि पुडुचेरी में अपनी खुद की एक विधानसभा है, करेक्ट। और जब राष्ट्रपति जी इनके लिए नियम बनाने गए तो इन्होंने कहा कि भाई, पुडुचेरी बोला कि यार मेरे पास देखो साहब, हमारे पास अपनी विधानसभा है, राष्ट्रपति जी आप हमेशा जो नियम औरों के लिए बनाते हो वैसे मेरे लिए नहीं बना सकते। राष्ट्रपति जी समझे इस बात को। तो प्रेसिडेंट साहब बोले कि ठीक है, मैं तभी बनाऊंगा तुम्हारे नियम जब तुम्हारी जो विधानसभा है, असेंबली क्या होगी, असेंबली या तो डिसॉल्व होगी, या तो भंग हो रखी होगी, या सस्पेंडेड होगी, निलंबित होगी। ठीक है, इन्हीं दो केसों में। तो जो पुडुचेरी की जो कंडीशंस हैं, जो पावर्स हैं, वो है कंडीशनल पावर्स। कैसी पावर है? कंडीशनल पावर। ठीक है। तो देखिए, तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जो प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कनेक्शन में हैं और उनके डायरेक्ट फ्रेंड हैं, जिन पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट नियम बना सकते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली व दमन दीव। ठीक है। लेकिन पुडुचेरी इनसे अलग है। बाकी तीन यूनियन टेरिटरी जो है राष्ट्रपति के डायरेक्ट फ्रेंड जोन में है। तो आपको आर्टिकल 240 से ये सारी चीज़ें सीखने को पता चलती हैं। और एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, ALDP। ठीक है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, लेकिन पी ओनली तब जब सस्पेंडेड और डिसॉल्व हो। व्हाट इट, ये स्पेशल केसेस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आंसर यहाँ गलत है, ये पुडुचेरी है। ठीक है, सही कर लीजिए। पढ़िए, ये हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं और आपको पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। 3, 2, 1, बताइए कौन सी तारीख थी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो देखिए, ये बात थी 25 जून 1975 की। क्या हुआ था? देखिए, थोड़ी कहानी सुनाते हैं आपको। अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। पहली लगी 1962 में। कारण क्या था कि हमारा चाइना ने क्या किया, भारत पर अटैक कर दिया था। तो 26 अक्टूबर
1962 को आपातकाल लगाया गया था। कारण था बाहरी एक्सटर्नल एग्रेशन है भाई, बाहरी क्या है, आक्रमण। ठीक है। अब आती है बात दूसरे आपातकाल की। ये लगा 1971 में, डेट थी 3 दिसंबर। इसमें क्या हुआ भाई, इंडो पाक वार, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ। बात 3 दिसंबर की थी। 3 दिसंबर को आपातकाल लगाया गया और कारण था एक्सटर्नल एग्रेशन। ओके। तीसरी बार जो आपातकाल लगा, ये आपातकाल बहुत चर्चा में रहा और नहीं लगता है 1975 को, और डेट थी 25 जून। ठीक है। इलाहाबाद, इसकी जो कहानी सुनाते हैं आपको, चालू होती है इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तात्कालिक प्रधानमंत्री जो थी, इंदिरा गांधी जी, उनके चुनाव को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। और पूरे देश में क्या हो गया, जेपी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसी बात है कि स्थिति ऐसी हो रही है कि हमें इंटरनल डिस्टरबेंस दिख रहा है, और इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर 25 जून को इमरजेंसी घोषित हुई, और 26 जून को यह घोषणा पूरे देश में प्रभावी हो गई। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। अब कितनी सही थी कितनी गलत थी, ये हमारा मेंस में पढ़ने का टॉपिक है, हम इसको मेंस में देखेंगे। अभी फिलहाल फैक्ट याद रखिए। तो देखिए, 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट टाइम। 3 दिसंबर 1972, ऑप्शन बी, सेकेंड टाइम। ऑप्शन तीन, थर्ड, तीसरी बार। और ये तो एक तरह से आपको मिसलीड करने के लिए घोषणा हुई है 25 जून को, और अगर यहाँ घोषणा की जगह प्रभावी कब हुई ये आता, तो आंसर होता अपना 26 जून। ओके दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 2, 1, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संयुक्त बैठक में दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, और संसद के दोनों सदनों में एक साथ संवेद करता है। देखिए, एड्रेस, संवेद से मतलब है एड्रेस। गॉट इट। वैसे आंसर इसका ये है, आप समझाते कैसे, देखिए मान लीजिए कोई स्कूल है, प्रेसिडेंट उसके प्रिंसिपल हैं, और दो क्लासेज है, मान लीजिए एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। स्कूल का पहला दिन है, ठीक है। तो वो दोनों में अलग अलग ना जाके दोनों को एक साथ एड्रेस करते हैं, और ये बात है आर्टिकल 87 की। ठीक है। तो क्या हम इसको जॉइंट सिटिंग कह सकते हैं? देखिए शब्दों में फर्क है, सुनिएगा। क्या हम इसे जॉइंट सिटिंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 108 में। इसकी कंडीशंस क्या है, कि बिल जो है उसमें गतिरोध हो, राष्ट्रपति को लगे कि जरूरत है तो वो बुलाते हैं, और लोकसभा इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। जबकि जो प्रेसिडेंट एड्रेस है, प्रिंसिपल जिसे हम प्रिंसिपल बता रहे थे, उसका जो ये एड्रेस है ये है आर्टिकल 87 में। संसद के पहले सत्र की शुरुआत जब होती है, वो भाई फर्स्ट डे है स्कूल का, अलग अलग कमरों में जाके एक असेंबली में सबको बुलाते हैं और सबको एक साथ एड्रेस कर दिए। दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बैठाएंगे, और राष्ट्रपति जो है वो कहेगा मेरी सरकार की नीतियां ये हैं, नीतियां ये हैं, वो सारी नीति उसमें बताएगा। तो 87 और आपका आई थिंक 108 से डाउट क्लियर हो गया होगा, 10 और 87।
देखिए 87 में इसको स्पेशल एड्रेस भी कई बार बोल देते हैं, और ये दो टाइम करते हैं। एक तो फर्स्ट टाइम, साल के पहला सत्र, साल का जो पहला सत्र है। दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव जब होता है, चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें, ठीक है। दो कंडीशंस में ये स्पेशल एड्रेस किया जाता है। तो देखिए आपको छोटा सा जॉइंट सिटिंग जो है और प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, इसमें कंपैरिजन करिए और बताइए। ये आर्टिकल 87 की बात है और ये आर्टिकल 108, करेक्ट। इसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसमें अगर बिल में गतिरोध है तो, ओ सॉरी सॉरी, आप उल्टा बता दिए हम। ये है ऊपर प्रेसिडेंट एड्रेस और ये है जॉइंट सिटिंग। 108 में जॉइंट सिटिंग है, प्रेसिडेंशियल 87 में। इसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसमें अगर राष्ट्रपति बिल में कोई गतिरोध है उसको दूर करने के लिए ये साल के हर साल का पहला सत्र, ये जरूरत पड़ने पर ये राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और इसकी जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो आर्टिकल 87 क्या नहीं है, जॉइंट सिटिंग नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होगी होगी यहाँ से। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजंस किन किन कंडीशंस में है जॉइंट सिटिंग्स? देखिए, तो लोकसभा के पास रखे बिल को अगर राज्यसभा, लोकसभा ने अगर जो पास कर दिया, वो बिल अगर राज्यसभा के पास गया और ये इसको रिजेक्ट कर दे तब। दूसरा, 6 महीने तक बिल को अटकाए रखे राज्यसभा तब। और दोनों सदन अगर अलग अलग संशोधन पारित कर दें तब, ठीक है। अच्छा, कौन से बिल ऐसे हैं जिनमें जॉइंट सिटिंग कभी बुलाई नहीं जा सकती? तो कौन से जैसे बिल हैं जिनमें जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती? तो ऐसे दो बिल हैं, एक तो है मनी बिल, ठीक है, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन बिल। गॉट इट। अब इसके बाद आपको देखिए क्या होता है कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जॉइंट सेटिंग किस में नहीं पोस्ट होती है, तो ये दोनों चीज आपसे हो सकती है या फिर बाद में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंस जो एड्रेस होता है, इसके बाद आता है मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव जिसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर आएंगे और इस धन्यवाद प्रेसिडेंट की जो एड्रेस है उसके लिए धन्यवाद देंगे। और इस मोशन ऑफ थैंक्स को पास होना कंपलसरी है। अगर ये पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो चलो मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा विधेयक है जो संसद की संयुक्त बैठक में नहीं बुलाया जा सकता, मतलब उस विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ऐसा कौन सा विधेयक है? डेफिनेटली आपको दो बताएंगे, एक उद्यान विधेयक है, एक संविधान संशोधन विधेयक है। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो ना भाई। तो 87 और 108 आर्टिकल आपको अब याद हो गया होगा। इतना समय हमने दिया, इससे आपको फायदा होगा और आने वाले क्वेश्चन संभावना इनसे बने। आजकल लीक से हटके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज तक हम आज इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो पूरे कराएंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप इनको बार बार देखेंगे, बार बार क्वेश्चंस की जो कहानी सुनाई है वो दोबारा सुनेंगे, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने समय का सदुपयोग करिए और परहेज करिए उन चीज़ों से जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंपास दिमाग में रखिए कि कौन सी चीज़ हमें हमारे समय की कीमत दे रही है, बाकी और सारी चीज़ व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय।